चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। खैरागढ़ से आपको बता दें जहां उपचुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। जी हां, 291 मतदान केंद्रों पर आज वोट डाले गए। खैरागढ़ में उपचुनाव के मतदान होने थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटिंग हुई है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। उपचुनाव को लेकर भी सीएम बघेल ने बयान दिया है कि कांग्रेस के पक्ष में ही उपचुनाव के नतीजे होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज खैरागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान होना था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सुचारू रूप से लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। सुबह से ही लोगों में उत्साह देखा गया, खासतौर पर महिलाओं में भी उत्साह देखा गया मतदान को लेकर। और बताया जा रहा है अब तक के वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले इस बार का वोटिंग परसेंट हैरान कर देने वाला था। फीडबैक है वो बहुत उत्साह है लोगों में, और भारी संख्या में भीषण गर्मी के बावजूद भी लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। और अब मतलब ये है कि शाम होते होते कल 80% से ऊपर मत चला गया। फीडबैक है वो बहुत तो खैरागढ़ में आज इम्तिहान का दिन था और नतीजे आने अभी बाकी है, लेकिन आज मतदान हुआ। 5 बजे तक सुचारू रूप से मतदान चला। अब सीधे आपको लिए चलते खैरागढ़। हमारे साथ संवाददाता राम साहू लाइव जुड़ चुके हैं। राम, सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान का समय था और मतदान अब पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो क्या कुछ वोटिंग परसेंट रहा, किस तरह का उत्साह आज के दिन वहां के मतदाताओं में देखने को मिला है? राम जी मैम, मैं ग्राम पंचायत करमतरा में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग में हूँ। खैरागढ़ मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि जो वोट मतदान फीसदी है वो 75 से 80% के बीच में है जी। किस तरह का उत्साह लोगों में देखा गया राम? जिस तरह आज उपचुनाव में मतदाताओं की बात की जाए तो ये जानकारियां मिल रही थी कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, तो क्या कुछ उत्साह आपने देखा आज मतदाताओं में? राम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है अब तक? राम, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल राम, यही जानना चाह रहे हैं कि आज के दिन उपचुनाव का जो दिन था, किस तरह का उत्साह वहां के मतदाताओं में देखने को मिला? क्या लोगों ने बढ़ चढ़कर आज के दिन मतदान में हिस्सा लिया और मतदान किया अपना? जी, काफी उत्साह देखने को मिला लोगों में। लोग जो है चिलचिलाती धूप में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान किए और लोगों में काफी उत्साह रहा। वहीं पर देखा जाए तो खैरागढ़ मुख्यालय में अमली 12 वार्ड में भी महिलाएं जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और पूरे खैरागढ़, छुईगदान और गंडई जी सभी जगहों में महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी मात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जी। बिल्कुल, महिला और पुरुषों की बात की जाए तो दोनों ही समान भूमिका में है। महिलाएं भी इस बार निर्णायक भूमिका में है खैरागढ़ में, और ये बताया जा रहा है कि महिलाओं ने ही बढ़ चढ़कर आज के मतदान में हिस्सा लिया। वहीं मतदान केंद्रों की बात की जाए राम, तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली? सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए और जिस तरह से गर्मी का जो माहौल है, गर्मी का सितम लोगों पर पड़ रहा है, उसके लिए क्या कुछ मतदान केंद्रों पर व्यवस्था की गई है? राम, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है राम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह आज बात कर रहे हैं, खैरागढ़ में उपचुनाव के लिए मतदान का दिन था। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सुचारू रूप से मतदान संपन्न हुआ है और सीएम भूपेश बघेल ने भी इसको लेकर बयान दिया कि उस बार के जो नतीजे होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। सीधा मुकाबला खैरागढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में देखा गया है। मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो पिछली बार से इस बार का मतदान प्रतिशत हैरान करने वाला था और जिस तरह से लोगों ने और खासतौर पर महिलाओं ने चिलचिलाती धूप में, गर्मी का सितम है लेकिन फिर भी बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया।
तो खैरागढ़ में उपचुनाव का दिन था, इम्तिहान की घड़ी थी। 10 दावेदार चुनावी मैदान में खैरागढ़ में उतरे हैं, लेकिन किसके पक्ष में नतीजे होंगे या किसके पक्ष में जनता का रुख होगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। फिलहाल हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर रायपुर से आकांक्षा तिवारी जुड़ चुकी है। आकांक्षा से जान लेते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत इस बार का देखने को मिला है, पिछली बार से इस बार का वोटिंग प्रतिशत हैरान करने वाला था। तो क्या रुख है खैरागढ़ की जनता का, आकांक्षा? बिल्कुल, देखिए आज मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक का समय रखा गया था प्रीशिता, और मतदान की जो घड़ी थी वो समाप्त हो चुकी है, यानी कि 5 बजे वोटिंग थम चुका है। और जो प्रारंभिक आंकड़े सामने आ रहे हैं, 70% से अधिक मतदान उपचुनाव में खैरागढ़ क्षेत्र में हुए हैं। कहीं ना कहीं ये आंकड़े कुछ और ही बयां करते नजर आते हैं, क्योंकि देखिए उपचुनाव है, उपचुनाव में अमूमन देखा भी जाता है कि कहीं ना कहीं आम जनता की एक सहभागिता, इसमें जो ये वोटिंग प्रतिशत है वो कुछ अलग ही बयान यहाँ पे करता नजर आ रहा है, क्योंकि 70% से अधिक मतदान उस क्षेत्र में होना राजनीति का एक अलग पैदान वहाँ पे खड़ा करता वर्तमान में जरूर नजर आ रहा है। कांग्रेस और भाजपा दो मूल प्रत्याशी जिनके बीच सीधा मुकाबला जरूर उस क्षेत्र में देखा जा रहा था। कोमल जंघेल जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस की बात करें यशोदा वर्मा को मैदान में उतारा गया है। दोनों ही प्रत्याशी लगातार उस क्षेत्र में डटे हुए थे और जीत के दावे जरूर दोनों ही पक्षों से सामने आ रहे थे। बहरहाल आज वोटिंग बंद हो चुकी है, यानी कि जो मतदान है वो मतपेटियों पे बंद हो चुका है। 16 अप्रैल को मतगणना होगी। किसके भविष्य की ओर जनता का रुझान है, जनता ने किससे अपना भविष्य का नेता चुना है, इस देखने वाली बात होगी। लेकिन इस क्षेत्र के अगर समीकरणों की हम बात करें, अलग अलग समीकरण इस क्षेत्र से सामने नजर आ रहे थे। चाहे पहले हम प्रारंभिक समीकरणों का यहाँ पे जिक्र कर लें तो किसान और धान प्रारंभिक मुद्दा जरूर बना हुआ था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सामने आया और गंडई खैरागढ़ छुई खदान को जब जिला बनाने की बात यहाँ पे सामने आई, तहसील बनाने की बात जब यहाँ पे सामने आई, तो ये अलग अलग जब घोषणा सामने आए तो इन घोषणाओं का एक असर जो चुनाव थे, चुनाव में जरूर यहाँ पे हमें देखने को मिला। ये मतदान में भी कहीं ना कहीं इसका देखने का असर हमें मिल रहा है, क्योंकि आंकड़े काफी बढ़ चढ़ के आए हैं। तो ये आंकड़े जरूर दर्शाते हैं कि जनता का एक बड़ा रुझान इस बार के उपचुनाव में जरूर रहा है। इसके अलावा भाजपा की भी अगर हम बात करें, आरोप पत्र भाजपा लेकर के सामने आई और वहीं सीधे तौर पर दावे करने की भी यहाँ पे कोशिश, अलग अलग वादे भी यहाँ पे क्षेत्रवासियों के लिए कोशिश की गई कि अलग अलग वादों से क्षेत्र की जनता तक संपर्क साधा जाए। मूल रूप से देखा जाए, समीकरण बनाने के लिए दिग्गज नेताओं का उस क्षेत्र में जमावड़ा रहा। चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की ओर से यहाँ पे अपना पक्ष रखने के लिए पहुंचे हुए थे। 2 केंद्रीय राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे और खैरागढ़ में 2 दिनों तक उनका जो डेरा है वो लगातार बना रहा था। वहीं कांग्रेस के मंत्रीगण भी लगातार उस क्षेत्र में अपना डेरा जमाए हुए थे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कोशिश लगातार तमाम पक्षों ने की है, चाहे भाजपा की हम बात करें, कांग्रेस की हम बात करें। अब जो कोशिश है, यानी दोनों ही दलों द्वारा मजबूती के साथ मैदान में अपने प्रत्याशी उतारे गए हैं और वहीं फिलहाल मतदाताओं की बात करें तो काफी उत्साह बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने यहाँ पर मतदान किया है। लेकिन जो संख्या है पुरुषों और महिला मतदाताओं की, उनकी बात की जाए तो महिलाएं भी यहाँ पर निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है और महिलाओं ने इस बार के मतदान में बढ़ चढ़कर मतदान किया है। बिल्कुल, देखिए बराबरी का परसेंटेज यहाँ पे रहा है। अब तक से हम देखें तो 70% से अधिक मतदान उस क्षेत्र में हुए हैं। हम लगातार सुबह से आंकड़े भी देख रहे थे। जब प्रारंभिक आंकड़े जब सामने आए, जब 34% मतदान उस क्षेत्र में हुआ था, उस दौरान पे भी महिला की संख्या, महिला वोटरों की संख्या की अगर बात करें और पुरुष वोटरों की संख्या की बात करें तो 50-50%, यानी कि वही 34% महिला मतदाताओं का भी आंकड़ा था, वही 34% पुरुष मतदाताओं का भी आंकड़ा था। उसी प्रकार से लगातार जब ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ते गए उस क्षेत्र में, इस दौरान पे भी दोनों की एक अहम भागीदारी हमें नजर आई। हर एक वर्ग उस क्षेत्र में पहुंचा, चाहे वृद्ध वर्ग की भी हम बात करें तो अपना नेता चुनने, अपने भविष्य का जो प्रतिनिधि है उस प्रतिनिधि को चुनने की कोशिश यहाँ पे जरूर मतदाताओं के उत्साह में हमें नजर आया था।
और तमाम वर्गों ने यहाँ पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिला वर्ग की भी आपने बात कही, एक निर्णायक भूमिका महिला वर्ग की भी यहाँ पे रहेगी, क्योंकि देखिए जो समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं, महिला प्रत्याशी भी मैदान में है, ऐसे में महिलाओं का भी बढ़ चढ़कर भाग लेना कहीं ना कहीं अलग एक कहानी उस क्षेत्र के लिए जरूर यहाँ पे बयां करता है। पुरुष वर्ग की भी एक अहम भूमिका रही। बहरहाल 10 प्रत्याशी उस मैदान में उतरे हैं और ऐसे में अब जो निर्णायक भूमिका है, यानी कि जो मत है, मतपेटियां हैं, जो कि आगामी 16 अप्रैल को खुलेंगी प्रीशिता, तो ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जो 16 अप्रैल है वो निर्णायक भूमिका किस ओर जाता है, यानी कि जो मतदान है, जनता का जनादेश है, वो किस प्रत्याशी की ओर रुझान करता है, ये आगामी 16 अप्रैल यानी कि परिणाम का दिन ही बता पाएगा। जी बिल्कुल आकांक्षा, लेकिन राजनीतिक समीकरणों की बात की जाए, जिस तरह से पिछली बार खैरागढ़ से विधायक देवव्रत सिंह रहे थे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से, लेकिन इस बार जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ थोड़ा फीका नजर आ रहा है। यहाँ पर मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो यही सरगर्मियां बनी हुई है कि कांग्रेस और बीजेपी में ही मुख्य मुकाबला है, और जिस तरह से जितनी मजबूती के साथ तभी दोनों दलों के तमाम बड़े नेताओं ने वहां पर प्रचार प्रसार किया, और अब भी यही सुर्खियां चल रही है कि मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस में ही है। तो कहीं ना कहीं जो एक त्रिकोणीय मुकाबला पहले हुआ करता था, अब नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल प्रीशिता, जब प्रारंभिक दौर था यानी कि उपचुनाव का जब ऐलान हुआ था, तो उस दौरान समीकरण यही बनने लगे थे कि इस बार का जो उपचुनाव है वो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिन विधायक का निधन हुआ यानी कि देवव्रत सिंह, वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी कि जेसीसीजे के विधायक थे, और सीट बचाना कहीं ना कहीं जनता कांग्रेस के लिए काफी अहम हो गया था वो, और ऐसे में ये जरूर माना जा रहा था कि त्रिकोणीय मुकाबला उस क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और जिला बनाने की घोषणा जब यहाँ पे हुई, और इसके अलावा तहसील की अनुभाग बनाने की घोषणा की हम अगर बात करें, तो इस प्रकार की जब तमाम घोषणा, तमाम वादे उस क्षेत्र की जनता के लिए सामने आए, और उसके बाद जब भाजपा ने भी आरोप पत्र यहाँ पे जारी किया, जब अपना कैंडिडेट मैदान में उतारा, तो स्थितियां बिल्कुल यहाँ पे साफ हो चुकी थी कि अब जो सीधा मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के मध्य उस क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और वो समीकरण, तमाम समीकरण आज यही कहते हैं कि जो मूल मुकाबला है उस क्षेत्र में खैरागढ़ में, यानी कि जो सीधा मुकाबला वो अब सीधे तौर पर यशोदा वर्मा और कोमल जंगेल के बीच वर्तमान में जरूर नजर आ रहा है। दोनों ही दलों की अगर हम बात करें, तो मैंने पहले ही बताया प्रीशिता कि किस प्रकार से दोनों ही दल के जो राजनीतिक नेता है, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रीगण कांग्रेस में उस क्षेत्र में जुटे हुए थे। वहीं भाजपा की भी बात करें तो पड़ोसी राज्य यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के केंद्रीय मंत्री प्रदेश में डटे हुए थे, पूर्व मंत्रीगण उस क्षेत्र में थे, प्रभारीगण उस क्षेत्र में थे। कुल मिलाकर के ये कोशिश जरूर की गई है कि ये जो सीट है, कांग्रेस यही कोशिश कर रही है कि उनके खाते में ये 71वां सीट बनकर के आए। भाजपा यही कोशिश कर रही है कि जो गढ़ रहा है भाजपा का, यानी कि खैरागढ़ इससे पहले भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है, तो वो गढ़ वापस अपने खाते में लाए। तो जरूर ये कोशिश वर्तमान में की जा रही है। दोनों ही दलों की ओर से तमाम प्रयास हो चुके हैं, रणनीतियां यहाँ पे अलग अलग बनाई गई, समीकरण अलग अलग तैयार किए गए, लेकिन इन तमाम रणनीतियों का, इन तमाम समीकरणों का जो चुनावी परिणाम है उसमें कितना असर होता है। और मैंने पहले ही बताया कि जनता का जनादेश काफी अहम होता है, तो वो जनादेश किस ओर रुझान करता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, जनादेश की बात की जाए तो इस बार के खैरागढ़ के मैदान में 10 दावेदार अपनी ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस को अलग रख दिया जाए तो जो छोटे दल है, स्थानीय दल जो है, आकांक्षाओं की बात की जाए तो क्या ये बीजेपी और कांग्रेस का वोटिंग परसेंट जो है उसको इफेक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं? बिल्कुल, देखिए 10 जो प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र के यानी कि चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। हम सीधे चर्चा करते हैं, भाजपा और कांग्रेस के मध्य मुख्य मुकाबला है, लेकिन अन्य जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रत्याशियों की एक अहम भूमिका होती है। हर एक वर्ग अपनी ओर से कोशिश करता है, हर एक प्रत्याशी अपनी ओर से कोशिश करता है, कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज है, यानी कि जो आंकड़े आएंगे, परिणाम के आंकड़े, रुझान के आंकड़े, वो कहीं ना कहीं एक इफेक्ट इन तमाम आंकड़ों पर हमें जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन ज्यादा इफेक्ट इसमें नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए पहले ही हम चर्चा कर रहे हैं कि सीधा जो मुकाबला है वो जनता कांग्रेस और इसके अलावा भाजपा, सीधा मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के मध्य ही हमें देखने को मिलेगा। पहले त्रिकोणीय समीकरण की हम बात कर रहे थे जिसमें जनता कांग्रेस भी शामिल था, लेकिन अब सीधे तौर पर हम देखें तो भाजपा और कांग्रेस मूल रूप से सीधे मैदान पे, सीधे मुकाबले पे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सीधे टक्कर में आगामी समय में रणनीतियां जिस प्रकार से ये तैयार की गई है,
तो आगामी समय में कैसे परिणाम उनके लिए सामने आते हैं और कितना जनादेश किस पार्टी को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए, हम चर्चा करते हैं रणनीतियों की, तो अब ये जो चुनाव है कहीं ना कहीं साख का विषय भी हो जाता है, चाहे कांग्रेस के लिए हम बात करें या भाजपा के लिए हम बात करें। राजनीतिक दल, दोनों ही दल अपनी तमाम कोशिशें उस क्षेत्र में रह करके कर चुके हैं। ऐसे में जब ये रणनीतियां बनी, जब ये समीकरण बना, तो जब दिग्गज नेता उस क्षेत्र में मौजूद रहे थे तो अनेक समीकरण उस क्षेत्र में जरूर बनता नजर आया। साख की बात इसलिए भी हो जाती है, कांग्रेस वर्तमान में सरकार में है। अब सरकार में है तो कहीं ना कहीं ये जरूर कोशिश हो रही थी कि उस क्षेत्र की जनता को तमाम वादों के साथ अपने पक्ष में लाने की कोशिश ये देखने को हमें मिली। वहीं भाजपा भी राज्य सरकार की नाकामियां गिनाते हुए इस क्षेत्र की जनता को अपनी ओर साधने की कोशिश करती रही। तो सीधे तौर पर तमाम राजनीतिक दल अपनी ओर साधने की कोशिश यहाँ पे जरूर करते रहे। बहरहाल इन तमाम रणनीतियों का कितना फायदा होता है, ये चुनावी परिणाम कहते नजर आएंगे। जी बिल्कुल आकांक्षा, 16 अप्रैल को इम्तिहान के परिणाम आएंगे और किसके पक्ष में जनता का रुख होता है, ये 16 अप्रैल को साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खैरागढ़ में उपचुनाव का दिन था आज, मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मतदान में और अपना मतदान पूरा किया और लगभग वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो 70% से ज्यादा वोटिंग परसेंट था। हालांकि 16 अप्रैल को परिणाम आएंगे और ये 16 अप्रैल को क्लियर होगा कि किसके पक्ष में खैरागढ़ की जनता का रुख होता है। चलिए